नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं विक्रम श्रीवास्तव। आइए डालते एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 2013 की केदारनाथ आपदा में भी आदि शंकराचार्य की समाधि का 2018 के आदेश के बाद भी पुनर्निर्माण नहीं करने को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि क्यों ना सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। दिल्ली निवासी अजय गौतम ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि 2013 की केदारनाथ आपदा में आदि शंकराचार्य की समाधि बह गई थी, मगर आज तक सरकार द्वारा इस समाधि का पुनर्निर्माण नहीं किया गया। जबकि 2018 में हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर 1 साल के भीतर समाधि का परंपरा अनुसार पुनर्निर्माण करने का आदेश पारित किया था। याचिकाकर्ता के अनुसार आदि शंकराचार्य ने ही संन्यास के साथ कुंभ की परंपरा शुरू की, केदारनाथ धाम के साथ ही 4 पीठों की स्थापना की, मगर देवभूमि की सरकार उनकी समाधि तक का पुनर्निर्माण नहीं कर पा रही है। आज तक समाधि की एक दीवार तक नहीं बनाई गई। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि सन्यासियों के लिए केदारनाथ मंदिर की तरह ही आदि शंकराचार्य के प्रति आस्था है। केंद्र सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किए जाने के बाद राज्य सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्य के चीन और नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्रों के गांवों के लिए एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की तर्ज पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मंगलवार को विधानसभा में हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सीमांत गांव में हर्बल फार्मिंग पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए। सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के सिलसिले में आयोजित समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य के सीमांत क्षेत्रों के निवासियों के लिए आजीविका और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से कार्य योजना तैयार की जाए। इसमें संबंधित क्षेत्र की कृषि, जलवायु की परिस्थितियों और विपणन प्रसंस्करण से संबंधित पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्य योजना में सीमांत क्षेत्रों में कृषि, बागवानी की फसलों को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता भी लगाया जाएगा। साथ ही आजीविका विकल्पों से संबंधित रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर आयोजित बैठक में एम्स प्रशासन ने इसकी रूपरेखा पर चर्चा की। संस्था में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर किए जाने वाले वैक्सीनेशन के कार्य के व्यवस्थित संचालन के लिए निदेशक एम्स पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत की देखरेख में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के चिकित्सकों को शामिल किया गया है। अगले वर्ष जनवरी अंतिम सप्ताह में यहां वैक्सीनेशन की संभावना है। बैठक में एम्स में निदेशक ने बताया कि भारत सरकार की दिशा निर्देश के तहत पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स, चिकित्सक, नर्सिंग ऑफिसर्स व अन्य सहायक स्टाफ मेंबर्स को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि संस्था में प्रथम चरण के वैक्सीनेशन के कार्य के लिए एक भवन को चिन्हित कर लिया गया है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए खनन घोटाले में परिवर्तन निदेशालय ने बुधवार को पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के लखनऊ, अमेठी और सुल्तानपुर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मामले में लखनऊ जेल में बंद गायत्री प्रसाद प्रजापति से ईडी कई बार पूछताछ भी कर चुकी है। खनन घोटाले में सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ईडी ने बीते दिनों गायत्री प्रसाद प्रजापति से लंबी पूछताछ भी की थी। सपा शासनकाल में हुए खनन घोटाले की सीबीआई जांच भी
चल रही है। ईडी पूर्व मंत्री की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर रही है। दरअसल गायत्री प्रसाद प्रजापति ने खनन मंत्री रहते हुए 8 पट्टों के आवंटन की स्वीकृति दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी खनन मंत्री के तौर पर 14 पट्टों के आवंटन की स्वीकृति दी थी। हमीरपुर खनन घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच कर रही है। इस केस में तत्कालीन डीएम हमीरपुर बी चंद्रकला व सपा एमएलसी रमेश मिश्रा समेत अन्य आरोपितों से पूछताछ में तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की भूमिका सामने आई थी। ईडी को गायत्री के कई बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा भी मिला था। इसे ग्राम प्रधानों की उदासीनता और लापरवाही ही कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की खातिर मिले 6000 करोड़ में से वे 1800 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए। 57,978 ग्राम पंचायतों के खातों में यह रकम अवशेष रह गई। इस रकम का भी समय रहते विकास कार्यों में उपयोग हो जाता तो हालात और बेहतर होते। वहीं जिला पंचायतों का कार्यकाल 15 जनवरी 2021 को पूरा होगा। प्रदेश में 4 चरणों में संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मार्च में पूरे किए जाने की तैयारी है। गांव के विकास के लिए 14वें व 15वें वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि का संपूर्ण उपयोग नहीं होने की एक वजह अधिकतर प्रधानों का धन उपयोग की नई व्यवस्थाओं में परंपरागत न होना पाना भी है। नया साल 2021 का इस्तकबाल कोरोना प्रोटोकॉल के चुंगल में फंसा है। भारत नेपाल सीमा सील है और सूने पड़े होटलों इंटरटेनमेंट स्पॉटों के चलते पड़ोसी मुल्क नेपाल मायूस है, क्योंकि बॉर्डर के जिले सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के अलावा गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया सहित अन्य जनपदों से औसतन 15,000 से ज़्यादा लोग न्यू ईयर वेलकम के लिए यहाँ नहीं आ रहे हैं। इधर टूर एंड ट्रेवल्स एजेंट भी हाथ पर हाथ धरे कोरोना इम्पैक्ट को जी भर के कोस रहे हैं। पिछले साल करीब 15,000 लोग नेपाल गए थे। सभी होटल हाउसफुल थे। टूर एवं ट्रेवल ऑपरेटर एसोसिएशन के मुताबिक नेपाल जाने के लिए पिछले वर्ष 400 से ज़्यादा कारों व 25 ट्रैवलर की बुकिंग हुई थी। उन्हीं का अनुमान है कि बुकिंग के अलावा इससे कई गुना ज़्यादा लोग अपने निजी वाहनों से जश्न मनाने वहां गए थे। पिछले साल नेपाल के होटलों का आलम यह था कि नए साल के एक सप्ताह पूर्व ही होटल पर नो रूम का बोर्ड लग गया था। जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई थी उन्हें सर्द रात गाड़ी में बितानी पड़ी। अपने शहर से नज़दीक होने और जश्न के दौरान किसी तरह की रोक टोक न होने के कारण ज़्यादातर लोग नेपाल जाना पसंद करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से हालात बदले हुए हैं। सीमा सील होने के चलते लोगों की आवाजाही नहीं हो सकती। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं विक्रम श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। जाने से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है, यानी आपस में 2 गज की पर्याप्त दूरी रखने में ही समझदारी है। ना भीड़ इकट्ठी करे, ना उसमें शामिल हो। आप देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। नमस्कार।